वेलकम अगेन इन 10 मिनट बायोलॉजी। तो बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक फिर से कंप्लीट करने जा रहे हैं, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो लेट्स बिगिन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फूड क्या है होता है बेटा? फूड होता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वगैरह सब आ जाता है। फूड का मेन काम होता है बेटा ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में मदद करना, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में मदद करना और एनर्जी प्रोवाइड करना। ये एनर्जी रिप्रोडक्शन वगैरह के काम आ जाएगी। और फिर कुछ फूड जो होते हैं वो डिजीज से बचाते हैं, वो डिजीज से बचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा विटामिन। तो विटामिन क्या होता है, वो रोगों से बचाते हैं। अगर विटामिन की कमी हो जाए तो हमें रोग होने लगेंगे। थीकोडॉन कंडीशन क्या होती है बेटा? ये मैमल में पाई जाती है। हमारे दांत हमारे जबड़ों के गड्ढों में प्रेजेंट होते हैं और इन सॉकेट्स को हम बोलते हैं एल्विलाई। इन सॉकेट्स को हम बोलते हैं एल्विलाई और ये मैमल्स में प्रेजेंट होता है। डाइफाइडॉन कंडीशन का मतलब होता है बेटा लाइफ टाइम में 2 बार दांत ग्रो करेंगे। एक बार मिल्क के दांत ग्रो करेंगे। मिल्क के दांत डेसिडुअस होते हैं, यानी झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उनकी जगह फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं बेटा। तो इस प्रकार 2 बार टीथ ग्रो करेंगे, ऐसा मैमल्स में होता है। हेट्रोडॉन कंडीशंस भी मैमल्स में होती है। हेट्रोडॉन का क्या मतलब होता है? जैसा कि आप जानते हो हमारे पास एक से ज़्यादा प्रकार के दांत हैं। जैसे इंसाइजर, सामने वाला फ्रंट वाला इंसाइजर, इधर जो नुकीले होते हैं वो होते हैं कैनाइन, फिर होते हैं पीछे प्रीमोलर, सबसे पीछे की तरफ होता है मोलर। ठीक है। और ये क्राउन होता है, ऊपर का जो एक्सपोज पार्ट होता है क्राउन। और ये जो अंदर धंसा रहता है एल्विलाई में या बोनी सॉकेट में, उसको बोलते हैं रूट। ठीक है। और ये बेटा बना होता है इनेमल का। आपको पता होगा जो हम ब्रशिंग करते हैं, टूथब्रश करते हैं, वो इनेमल को साफ करते हैं। और इसके अंदर की तरफ होता है डेंटाइन, यानी कि आपको पूछा जाए कि जो एक्सपोज पार्ट है वो क्या है? इनेमल। और ये बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत है। और ये जो बल्क पार्ट होता है ये होता है डेंटाइन। डेंटाइन। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। कैनाइन टीयरिंग में मदद करेंगे, यानी मांस को फाड़ने में मदद करेंगे। ठीक है। और कार्निवोरस में वेल डेवलप्ड होते हैं। इंसाइजर टीथ जो होते हैं कटिंग में मदद करते हैं। प्री मोलर ग्राइंडिंग में और मोलर चर्निंग और ग्राइंडिंग दोनों में मदद करते हैं। हम लोग का डेंटल फार्मूला कैसे निकाला जाता है बेटा परमानेंट टीथ का? हमारे पास परमानेंट टीथ कितने होंगे? 32। 32 परमानेंट टीथ होते हैं। सबसे पहले इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, मोलर का ये ऑर्डर लेते हैं। पहले अपर हाफ, अपर जॉ में, अपर जॉ में हाफ में कितने हैं, इसी तरह लोअर जॉ में हाफ में कितने हैं। ठीक है। फिर इसका डबल कर देंगे। अगर डबल डबल करके जोड़ देंगे तो ये फाइनली आ जाएगा। कैसे? आइए देखें। 2 1 2 3.2 1 2 3, 2 इंसाइजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और एक मोलर। इसी तरह नीचे भी 2 1 2 3.2 1 2 3। अब देखिए 2 and 1 3, 3 and 2, 5 5 and 3 8, तो 8 2 जा 16 आ गया। ठीक है। तो यहाँ 16 लिख देते हैं। इधर भी देखिए सेम आ रहा है 8, 8 2 जा 16 और 16 और 16 32 हो गया। मिल्क फार्मूला क्या होता है? मिल्क का होता है बेटा 2102/2102। यहाँ पे प्री मोलर जीरो होते हैं। 2102/2102। ठीक है। तो हमारा 20 आ जाएगा इस प्रकार, 20 आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है। पेरिस्टालिसिस क्या होता है? हमारे आंतों में या हमारे जीआईटी में जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, अपने आप जो मूवमेंट होता है जिससे भोजन को आगे पुश कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है। फिर बोलते हैं डीगर्गिटेशन क्या होता है? डीगर्गिटेशन क्या होता है? जैसे जब कोई खाना हम निगलते हैं तो इसको बोलते हैं डीगर्गिटेशन। खाना निगलने को या स्वोलो करने को हम डीगर्गिटेशन कहते हैं। ठीक है। इट इज पार्सली वॉलेंट्री एंड पार्सली इनवॉलेंट्री प्रोसेस। देखिए बेटा, जब आगे तक रहता है 1/3 भाग तक तो ये वॉलेंट्री होता है, खाना निगलना 1/3 भाग तक, इसोफेगस के 1/3 भाग तक वॉलेंट्री होता है। और फिर 2/3 नीचे वाले भाग में चला गया तो खाना नीचे सरक जाएगा और ये होता है इनवॉलेंट्री। तो पार्सली इनवॉलेंट्री एंड पार्सली वॉलेंट्री होता है। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे शाकाहारी एनिमल, जैसे कैटल्स की बात करें, काऊ या बफेलो की बात करें, ये क्या करते हैं? इनके स्टोमक जो होता है कंपाउंड स्टोमक होता है। कंपाउंड स्टोमक का एक विशेष भाग होता है जिसको बोलते हैं रूमेन। रूमेन में रहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और ये क्या करते हैं? ये एंजाइम निकालते हैं और ये सेलुलेज नाम का एंजाइम निकालते हैं और सेलुलेज सेलुलोज को पचा करके मोनोसेक्राइड में बदल देता है। ठीक है। तो इस तरह के जीवों को बोलते हैं रूमिनेंट, रूमिनेंट बोलते हैं। ये सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। डायरिया क्या होता है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज ऑफ सेमी सॉलिड या फ्लूइड फीकल मैटर फ्रॉम द बॉबल। मतलब डायरिया क्या होता है? एबनॉर्मल अगर हमारा फीकल मैटर डिस्चार्ज होने लगे तो उसको बोलते हैं डायरिया। वॉमिटिंग क्या होता है? जब स्टोमक का सारा पदार्थ अचानक से माउथ द्वारा बाहर आ जाए तब इसको बोलते हैं वॉमिटिंग। और वॉमिटिंग सेंटर होता कहाँ है बेटा? तो वॉमिटिंग सेंटर होता है कहाँ पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा।
और देखिए लिखा हुआ है कि वॉमिटिंग के समय एंटी पेरिस्टालिसिस होती है, यानी रिवर्स पेरिस्टालिसिस हो जाती है, तो खाना नीचे जाने की बजाय ऊपर चला आता है बेटा। डिसेंट्री, डिसेंट्री क्या होती है? देखो, फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल विद ऑफन ब्लड, जब क्या हो, पानी जैसा मल पदार्थ बाहर आने लगे, जब मल पदार्थ पानी जैसा हो जाए और बाहर आने लगे, तो उस समय क्या हो जाता है, अगर खून वगैरह भी बाहर आने लगे प्लस म्यूकस वगैरह भी बाहर आने लगे, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्री। डिसेंट्री में क्या होगा, बहुत पेन होगा, फीवर हो सकता है, और सारा पानी लॉस हो जाएगा बॉडी का, यानी डिहाइड्रेशन कॉज हो जाएगा। काइम क्या होता है? Chyme is the semi-fluid mass into which food is converted into gastric secretion and which passes from the stomach into small intestine। इन्होंने क्या बोला? देखो मैं तो ऐसे बोलूँगा, काइम एक ऐसा फूड है जो स्टोमक के अंदर होता है, जो पार्सली डाइजेस्टेड होता है और उसमें HCl मिला हुआ होता है, और जब ये स्टोमक से आगे पहुंच जाता है तो फिर आगे और जा करके पचेगा। गैस्ट्रिक रीजन क्या होता है? गैस्ट्रिक रीजन वही होता है जो स्टोमक से संबंधित हो, यानी एनीथिंग एसोसिएटेड विद स्टोमक is given to prefix gastric, जैसे gastric ulcer, ठीक है, एक्सेट्रा। प्रो एंजाइम क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को प्रो एंजाइम कहते हैं, ठीक है, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, जैसे प्रोरेनिन। स्फिंक्टर क्या होता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जंक्शन पर पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट डिफरेंट जंक्शन पर पाया जाता है, और ये क्या करता है, वन वे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, वन वे ट्रैफिक ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब एक बार खाना आगे चला गया तो चला गया, वो वापस बैक होकर के नहीं आएगा। मतलब एक बार बिना पचा हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, तो वो जो मल पदार्थ है यानी फीकल मटेरियल है वो वापस नहीं आ पाएगा। बोलस क्या होता है? जब फूड को हम चबा लेते हैं और चबा चबा के थोड़ा लुगदी जैसा बन जाता है और उसमें हमारा लार यानी सलाइवा मिल जाता है, तो बोलस बोलते हैं बेटा। हिपैटिक वर्ड किसके लिए होता है? एनीथिंग एसोसिएटेड टू लिवर इज नोन एज हिपैटिक। गॉबलेट सेल क्या होती है? यूनिसेलुलर सेल होती है जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पाई जाती है, और ये हमेशा म्यूकस निकालती है जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है। ग्लिसन्स कैप्सूल क्या होता है बेटा? हिपैटिक लोब्यूल के चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, हिपैटिक लोब्यूल के चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू की सीथ होती है उसी को बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। और हिपैटिक लोब्यूल क्या होता है? दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे धागे नुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये इनको बोलते हैं हिपैटोसाइट सेल्स। ये कैसे अरेंज होती है? इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, ये देखो, विच आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड या थ्रेड। स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या होता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या होता है? देखो, जहां पर हिपैटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट आपस में जुड़ती हैं, वहां पर क्या होता है, एक जंक्शन बन जाता है, इसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इसी को बोलते हैं, एक तरफ हिपैटिक रीजन होता है, एक तरफ पैंक्रियाटिक रीजन होता है, नाम पड़ गया हिपैटिक, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। उसी में एक वो होता है स्फिंक्टर, उसी को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो स्फिंक्टर विच गार्ड द ओपनिंग ऑफ कॉमन इस हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। विली क्या होती है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे रेसे जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसके ऊपर छोटे छोटे और रेसे पाए जाते हैं, इनको माइक्रोविली कहते हैं। तो पहले विली होता है जो स्मॉल फिंगर लाइक होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर होते हैं जिसको माइक्रोविली कहते हैं। ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे भोजन का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके और भोजन आसानी से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड या लिम्फ में आ जाए। विली क्या होता है? विली जो होता है स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बता दिया था अभी अभी। क्रिप्स ऑफ लिवर क्वेन क्या होता है? ये होता है पिट्स ऑफ इंटेस्टाइन। जैसे आप ये देखो, ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे जो गड्ढा है इसको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर क्वेन। ये दो इंटेस्टाइन के बीच में होता है, मान लो ये सॉरी, दो विली के बीच में होता है। ये एक विली मान लो, ऐसे ये पूरी एक विली मान लो, ये दूसरी विली मान लो, तो दो विली के बीच में जो गड्ढा होता है उसको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर क्वेन। और क्रिप्स ऑफ लिवर क्वेन को पिट ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। यहीं पर से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जिसको सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्कस इंटेरिकस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उसमें होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे ये दो प्रकार का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। अगर सनलाइट से खाना बना रहे हैं, ठीक है, स्वयं स्वयं से, जैसे ग्रीन प्लांट या यूग्लिना, तो फोटो ऑटोट्रॉफ होगा। अगर इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोड्यूस कर लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं तो इनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है। हेट्रोट्रॉफ में क्या होगा? सड़ी गली चीजों से खाना लेंगे तो सैप्रोफिटिक। होलोट्रॉफिक क्या होगा? जो मैन और लायन, जो होलोट्रॉफिक का मतलब जो लिक्विड और सॉलिड दोनों डाइजेस्ट कर जाते हैं। पैरासिटिक क्या होंगे? जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, जैसे स्कैरीज। देखिए, स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले खाना अंदर लेते हैं। खाना अंदर लेने को बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। उसके बाद खाना टूटेगा।
खाने को ब्रेक डाउन करेंगे तो पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में बदलेगा। पहले वाटर इनसोल्युबल था, अब वाटर सोल्युबल हो जाएगा, फिर इसका एब्जॉर्प्शन होगा और फिर एसिमिलेशन होगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड और लिम्फ, मैंने बोला था या तो ब्लड में होगा या तो लिम्फ में होगा। वाटर सोल्युबल चीजें ब्लड में होती हैं और फैट सोल्युबल चीजें लिम्फ में होती हैं। एंड देन यूज्ड इन द बॉडी सेल फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। जब हमारे सेल के अंदर का ये पार्ट बन जाएंगे तब हम इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। इजेशन क्या होता है? बिना पचा हुआ खाना फीकल मेटेरियल यानी मल पदार्थ में बदल जाता है और इसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं इजेशन। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है सैलिवरी ग्लैंड 3 टाइप की होती है। पहला होता है पैरोटिड जो चिक्स या ईयर के नीचे पाया जाता है, सबलिंगुअल जो टंग के नीचे होता है, सब मैक्सिलरी को सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, ये लोअर जॉ के नीचे होता है। और ये तीनों ग्लैंड मिलकर के सलाइवा निकालती है जिसके अंदर टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन को सलाइवरी माइलेज भी बोलते हैं। टाइलिन को क्या कहते हैं? सलाइवरी माइलेज। और ये हमारे 30% स्टार्च को 30% डाइसैकराइड में बदल देता है। यही कारण है कि रोटी चबाने के बाद कुछ देर बाद मीठी लगने लगती है, क्योंकि पॉलीसैकराइड यानी कि स्टार्च विल कन्वर्ट इनटू डाइसैकराइड विद द हेल्प ऑफ टाइलिन। पैंक्रियास क्या होता है? ये डुअल ग्लैंड है, यानी कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। इसको कंपोजिट ग्लैंड भी बोल सकते हैं। इसका 99% भाग जो होता है वो एक्सोक्राइन होता है, 1 से 2% तक भाग जो होता है वो एंडोक्राइन होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के रूप में होता है। यहीं से इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन निकलता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। जब किसी पर्सन को उतनी ज्यादा एनर्जी ना मिले या उतना ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में खाना ना मिले जितने की उसको जरूरत है, तब इसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। व्हेन अ पर्सन इज नॉट गेटिंग इनफ फूड और गेटिंग इन अनबैलेंस्ड डाइट, या तो फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा है या तो फूड मिल रहा है लेकिन बैलेंस नहीं है। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में देखते हैं स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो सैलिवरी माइलेज द्वारा देखो डाइसैकराइड में बदल गया, डाइसैकराइड में बदल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ भी डाइजेशन नहीं होता, किसी चीज़ का कोई डाइजेशन नहीं होता। अब ये आया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टोमक में मिल जाएगा, यहाँ इसको मिलेगा। आइए फिर से देखें, स्टार्च पे पहले सैलिवरी माइलेज काम करता है जिससे 30% स्टार्च जो है वो 30% डाइसैकराइड में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बाकी कहीं पे कोई आगे डाइजेशन नहीं होता, फिर सीधे होता है ड्यूडेनम में जहाँ पैंक्रियाटिक एमाइलेज मिल जाएगा। पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा? ये फिर से जो बचा हुआ 70%, देखिए अभी स्टार्च बचा हुआ है, ये 70% डाइसैकराइड में बदल देगा। तो ये 70% स्टार्च को 70% डाइसैकराइड में बदल देगा। अब हमारे पास डाइसैकराइड 30% ये वाला और 70% ये वाला, कितना परसेंट डाइसैकराइड हो गया? 100%। अब इसको पचा दिया जाएगा इंटेस्टाइनल जूस द्वारा। तो इंटेस्टाइनल जूस में माल्टेज माल्टोज को पचा लेगा, सुक्रोज को पचा लेगा, लैक्टोज को पचा लेगा। फाइनल चीज क्या बन के आएगी? फाइनल चीज आएगी ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ही ब्लड शुगर बोलते हैं। इस प्रकार स्टार्च का डाइजेशन किसमें हुआ? ग्लूकोज में। प्रोटीन का डाइजेशन माउथ वगैरह में नहीं होता, ईसोफेगस में किसी चीज का कोई डाइजेशन नहीं होता। प्रोटीन का मेन डाइजेशन होता है स्टोमक में। कहाँ होता है? स्टोमक में। और वहां पर पेप्सिन और रेनिन नाम के 2 एंजाइम निकलते हैं। रेनिन केवल बेटा इन्फेंट्स में निकलता है, वो मिल्क प्रोटीन को कर्ड प्रोटीन में बदलता है। मिल्क प्रोटीन को केसीन कहते हैं, कर्ड प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट बोलते हैं। ठीक है, और पेप्सिन क्या होता है? ये किसी भी प्रोटीन को प्रोटियोजेस और पेप्टॉन्स में बदल देता है, तो प्रोटियोजेस प्लस पेप्टॉन्स। फिर आ गए यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है, ये फाइनली प्रोटियोजेस और पेप्टॉन को डाइपेप्टाइड्स में बदल देता है। फिर पैंक्रियाटिक जूस में डाइपेप्टिडेज होगा जो अमीनो एसिड में बदल देगा। इस प्रकार प्रोटीन का फ्यूचर क्या है बेटा? अमीनो एसिड हो गया। प्रोटीन का फ्यूचर क्या होता है? अमीनो एसिड हो गया। अब आगे चलते हैं, फैट का फ्यूचर देखते हैं। फैट जो है माउथ में नहीं डाइजेस्ट होगा, ईसोफेगस में नहीं डाइजेस्ट होगा, स्टोमक में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है क्योंकि अभी इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ये डोडेनम में आता है तो इसका इमल्सिफिकेशन हो जाता है। कौन करता है इमल्सिफिकेशन? बाइल जूस में भी कौन करता है? बाइल सॉल्ट्स करते हैं। अब ये इमल्सिफाइड फैट पर लाइपेज काम करेगा, और जब ये पैंक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। फिर जब इंटेस्टाइनल लाइपेज काम करेगा तो और भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। न्यूक्लिक एसिड का माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होगा, स्टोमक में कोई डाइजेशन नहीं होगा, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, डोडेनम में होगा तो वहां पर पैंक्रियाटिक जूस में से मिलेगा डीएनए एज और आरएनए एज जो इसको बदल देगा डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में बदल देगा। फिर आगे इंटेस्टाइनल जूस में न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज मिल जाएगा।
जो इसको बिल्कुल न्यूक्लियोसाइड्स में बदल देगा, नाइट्रोजनस शुगर में, बेस में बदल देगा। तो फाइनली जो जिस चीज से बना था उसमें ब्रेक डाउन हो गया। अदर केमिकल एंड एंजाइम्स, स्टोमक में निकलता है HCl, स्टोमक निकलता है HCl, और लिवर निकालता है बाइल जूस, और इंटेस्टाइन निकालता है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव कर देता है। HCl क्या करता है, जो स्टोमक वाले एंजाइम थे इनएक्टिव, उनको एक्टिव कर देता है। बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको पैम कहते हैं, पहला होता है क्वासिरकर, दूसरा होता है मैरस्मस। द वर्ल्ड मीन्स रिजेक्टेड चाइल्ड, क्वासिरकर का मतलब होता है रिजेक्टेड चाइल्ड, और इस वर्ल्ड का मतलब होता है वर्किंग अवे, यानी ऐसा इसका मीनिंग निकलता है वर्किंग अवे, यानी काम से दूर चला गया, और ये रिजेक्ट हो गया। इट इज डिसऑर्डर फाउंड इन द चिल्ड्रेन 1 to 5 ऑफ ईयर, 1 से 5 तक के वालों में होता है। जबकि ये चाइल्ड जो हो जाता है अंडर न्यूट्रिशन सफरिंग फ्रॉम मैरस्मस यूजली लेस देन 1 ईयर, ये 1 साल से कम के बच्चों में होता है। और ये होता है व्हेन द चाइल्ड इज वीन्ड ऑफ मदर मिल्क वेरी अर्लियर, मतलब जब मदर मिल्क जल्दी से ना छुड़ा दें, जैसे बच्चे को मदर मिल्क जल्दी से छुड़ा करके किसी दूसरे आहार पर आधारित कर दिया जिसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका क्वासिरकोर। और अगर 1 साल के कम बच्चों में अगर देखा जाए तो वो हो जाता है मैरस्मस। इसमें चिल्ड्रन नॉट गेट लो चिल्ड्रंस गेट लो प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आर अफेक्टेड, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट भी कम मिल रहा है बच्चे को और प्रोटीन भी कम मिल रहा है, प्रोटीन भी कम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी कम मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट सबके कारण हो रहा है ये मैरस्मस। क्वासिरकर में क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, ड्राई एंड स्केली स्किन हो जाएगी, इडिमा का मतलब होता है वाटर इकट्ठा हो जाएगा टिश्यू के अंदर, और मैच स्टिक लेग्स हो जाएंगे। काफी बार पूछा गया, मैच स्टिक लेग हो जाते हैं, यानी पैर में नीचे सूजन आ जाती है तो माचिस की तीली एक तरफ फूली रहती है वैसे दिखाई पड़ता है। प्रोट्रूडेड बेली, मतलब पेट बाहर निकलेगा। मैरस्मस में क्या होगा, बॉडी वेज लूज हो जाएगा, वेस्टिंग मसल होगी, प्रोमिनेंट रिफ्स, मतलब रिफ्स काफी क्लियर दिखाई पड़ने लगेंगी, सनकेन आईज होगी, आंखें धस जाएंगी, उसके बाद हाथ पैर पतले हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होगा। ये दोनों का मेन सिम्टम हो गया। क्योर कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इस चाइल्ड को प्रोटीन रिच डाइट देंगे, जैसे मिल्क, सोयाबीन, एग एक्सेट्रा। इसको क्या देंगे, इसको प्रोटीन डाइट देंगे और इनफ कार्बोहाइड्रेट और फैट देंगे ताकि एनर्जी भी मिल सके। कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब 1 ग्राम फूड सबस्ट्रेट को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो कंप्लीटली तो जितना ऊर्जा निकलती है उसी को बोलते हैं कैलोरिफिक वैल्यू। जैसे सबकी कैलोरी वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट की 4.1 किलो कैलोरी होती है, ठीक है, प्रोटीन की होती है 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फैट की होती है 9.4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये किलोग्राम पर ग्राम दी हुई, किलो जूल पर ग्राम दी हुई, तो हमको सिर्फ ये वाली याद रखनी जो एनसीईआरटी में है, ठीक है बेटा। तो ये हम लोग ने 10 मिनट बायोलॉजी में आज कर लिया, फिर मिलते हैं हम लोग 10 मिनट बायोलॉजी में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं हम लोग बेटा नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।